नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राहुल महाजन जी और राजकुमार सिंह जी। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। आज बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां 2 दिन के बाद ही पहले फेज की वोटिंग होनी है। कल शाम को प्रचार भी थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव कैंपेन में पूरा जोर लगा दिया है। बंगाल में चुनावी प्रचार का सबसे दिलचस्प चेहरा रविवार को सामने आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारग्राम में रैली करने के बाद अचानक से एक झालमुड़ी की दुकान पर पहुंच गए। अब प्रधानमंत्री ने यहां स्थानीय लोगों के बीच खड़े होकर खुद दुकान से झालमुड़ी खरीदी, खाई। सबसे प्यारी बात तो मुझे इस तस्वीर की ये लगी कि उन्होंने जब पैसे दिए तो फिर लड़के ने भी, उस दुकानदार ने भी उन्हें कुछ पैसे लौटाने की बात कही, तो उन्होंने एकदम साफ मना कर दिया। अच्छा, दुकानदार और लोगों के बीच में बातचीत भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बड़ा प्यारा वीडियो था, इस चुनावी कैंपेन का एक बड़ा अच्छा हिस्सा था। ये आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ, प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए यार। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, हाँ, झाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। अब भाई जो हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। अब देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान इस तरीके की तस्वीर आना और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज देखने को मिला। 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में उन्होंने एक ब्लॉग स्टाइल वीडियो भी साझा किया था, आपको याद होगा। इसमें वो आम लोगों की तरह बातचीत करते हुए, हल्के फुल्के पल बिताते हुए नजर आए थे। सिलीगुड़ी में 12 और 13 अप्रैल 2026 के ही बीच एक शादी समारोह में भी वो पहुंचे थे। लोग वहां पर भी उन्हें देखकर अचानक चौंक गए थे। मेफेयर टी रिजॉर्ट में श्रेया और अक्षय जैन नाम के एक जोड़े की शादी में वो शामिल हुए थे। कुछ तस्वीरें मैं इसलिए आपके सामने रख रही हूँ राहुल जी, ऐसी तस्वीरें देखिए, भले ही एक प्लान के तहत उन्होंने की हो, लेकिन ये तस्वीरें आम लोगों के दिलों को छू जाती है। अब किसी भी दुकान पर खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री झालमुड़ी खरीद कर खा रहे होंगे, तो वो दुकानदार तो हमेशा के लिए याद रखेगा कि मैंने प्रधानमंत्री को अपनी झालमुड़ी खिलाई थी। वो 10 को और बताएगा, वीडियो सर्कुलेट करेगा, उसका इम्पैक्ट होता है। तो मैंने ये वीडियो देखा था तो मुझे बहुत पुरानी यादें भी याद आई, जब हम लोग कैंपेन कवर करते थे नेताओं के साथ। तो मुझे याद है प्रमोद महाजन के साथ मैं हरियाणा का कोई कैंपेन कवर कर रहा था, उस वक्त चुनाव था। तो उन्होंने किस तरह से ढाबे पे बैठ के रात को खाना खाया था, हमने किस तरह से गाड़ी की लाइटों में शूट किया था। तो ये देखिए नॉर्मल है, और बीजेपी के नेताओं में ये है भी कि वो लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब जो पैसे दे रहे थे तो मना कर रहा था सामने कि नहीं मैं नहीं पैसे सोचिए प्रधानमंत्री को मना कर तो मैं नहीं लूंगा पैसे। फिर जबरदस्ती प्रधानमंत्री नहीं पैसे लेने होंगे। तो देखिए एक कनेक्ट है लोगों के साथ, नेताओं का एक कनेक्ट है, और प्रधानमंत्री के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट है लोगों को। वो लोगों के बीच जाते हैं, जैसे अब रैलीज में भी वो कहते हैं कि
भाई अगर किसी के हाथ में कोई तस्वीर दिख रही हो तो कि भाई उसकी तस्वीर मेरे तक पहुंचा दें, वो लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ये एक लोगों के में प्रधानमंत्री के प्रति प्रेम और प्रधानमंत्री का लोगों के प्रति प्रेम, ये दोनों दिखाई देता है इसमें। और यही एक स्ट्रेंथ भी है बीजेपी की कि किस तरह से वो लोगों के साथ कनेक्ट। क्या राजकुमार जी, ये जो डायरेक्ट कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों से है, ये कुछ इफेक्ट वोट के तौर पर दिखाई देगा? क्या ममता बनर्जी को चिंतित होने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री का या पब्लिक से कनेक्ट की बात है या कनेक्ट करने की जो उनकी कला है, वो तो मैचलेस है। आप याद करें, इससे पहले कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन शायद वो अकेले प्रधानमंत्री हैं जो एक नियमित अंतराल पर लोगों से मन की बात करते हैं। और उस मन की बात में, ठीक है उसका नाम मन की बात है, लेकिन वो सिर्फ उनके मन की बात नहीं होती, उसमें लोगों के सवाल भी होते हैं, उसमें वो संदर्भों का जिक्र भी करते हैं, लोगों से संवाद भी करते हैं। तो पब्लिक से कैसे कनेक्ट किया जाता है बिना उसके बीच जाए, वो कला भी उनको आती है। और जब मौका मिलता है तो लोगों के बीच जाकर के भी वो संवाद करते हैं। तो ऐसी घटनाएं, जैसे मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री हाईली सिक्योर्ड पर्सन है, जैसी उनकी सिक्योरिटी होती है उसमें अचानक कुछ करना या कर पाना संभव नहीं है। तो चीजें प्लान्ड होती हैं। महिलाएं इतनी सारी हैं, बच्चियां हैं, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो अचानक इतने सारे लोगों का वहां होना, जय श्री राम के नारे गूंजना और प्रधानमंत्री का उनके बीच जाना, यानी सब पहले से सिक्योरिटी को ध्यान में रख के प्लान किया गया होगा। लेकिन इन चीजों का असर होता है। मैं इम्पैक्ट क्या होता है, मैं सर अभी मैंने उस तस्वीर को गौर किया जब उन्होंने अपने ही उस लिफाफे से बाकी लोगों को भी खिलाना शुरू किया। उसमें से एक महिला ने तो उसको खा के प्रसाद उसने कहा सर मेरे लिए प्रसाद है, प्रसाद की तरह उन्होंने अपने सिर पे लगा लिया। और एक छोटी बच्ची उनके साथ खड़ी हुई है। देखिए, ये नेताओं में है भी कि वो अपनी सिक्योरिटी का दायरा तोड़ते हैं, जबकि मैंने ये देखा है कि सिक्योरिटी मना भी करती है। एसपीजी खास तौर से बहुत ज्यादा मना करती है, ऑब्जेक्ट करती है। क्योंकि हमारे यहाँ से हादसे हुए हैं तो हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये सब जगह पे, राजीव गांधी भी ऐसा कई बार करते थे, बाकी प्रधानमंत्री भी, कुछ प्रधानमंत्री जो थे वो थोड़ा अलग थे, जो नहीं ये करते थे। लेकिन जो पॉपुलर प्रधानमंत्री लोगों के बीच में हुए हैं, लोगों से जिनका कनेक्ट है, वो जरूर। लेकिन सर, प्रसाद की तरह कोई अगर झालमुरी को भी अपने सिर पे लगा ले रहा है, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिया है। तो इससे ये समझ में आता है कि लोग प्यार कितना करते हैं प्रधानमंत्री को। अच्छा, प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट भी कितनी करते हैं। अभी आप जो पूछ रहे थे इसका असर होगा, ममता को चिंतित होने की जरूरत है क्या? एक्चुअली ममता को चिंतित होने की जरूरत मोदी का जो स्टाइल ऑफ कैंपेन है, मोदी का जो कनेक्ट है और लोगों के बीच उनकी जो लोकप्रियता है, मतलब पार्टी को भूल जाइए, एक बार को दलगत राजनीति को भूल जाइए। तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर उनका कनेक्ट अलग तरह का है और वो जो इम्पैक्ट डालता है वो कई बार पार्टी लाइंस को तोड़ देता है। ये हमने कई स्टेट्स में देखा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो वो ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी खुद पब्लिक कनेक्ट में, पब्लिक से संवाद करने में भाषा की दिक्कत हो सकती है कि वो बंगला के अलावा लेकिन मैं ममता बनर्जी की एक चिंता को जोड़ना चाह रही हूँ। ममता बनर्जी की चिंता ये है कि ईडी का एक्शन जबरदस्त चल रहा है। आज ईडी ने आईपैक के एक और निदेशक ऋषि राज सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली ऑफिस में आज पेशी होने के लिए समन है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी ने 13 अप्रैल 2026 की देर रात आईपैक के को फाउंडर निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया। अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए 10 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। अप्रैल की शुरुआत में ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में आईपैक के दफ्तरों पर एक साथ छापेमारी की थी। और इस बीच खबर यह भी है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के कामकाज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। शनिवार देर रात आईपैक के कर्मचारियों को कानूनी बाध्यताओं का हवाला देते हुए 20 दिनों की छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया गया। हालांकि टीएमसी इन खबरों को खारिज कर रही है, इसे विपक्ष की एक सुनियोजित साजिश करार दे रही है। बंगाल में ईडी पुलिस अधिकारियों पर भी रेड कर रही है। कल ईडी ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास के बालीगंज स्थित आवास पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली से जुड़े हुए मामलों में की गई है और इस मामले में सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार को उनके आवास से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो कोई एक एक्शन नहीं है सर, ये लगातार आईपैक के दफ्तरों पर, फिर उनके निदेशक पर, फिर उनसे जुड़े हुए कर्मचारियों पर जो छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। खबर तो ये भी आई कि भाई 20 दिनों तक कामकाज बिल्कुल बंद हो जाएगा और अब तो पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। उससे पहले आईपैक का यूं ठप हो जाना
ये तो चुनावी रणनीति में एक बहुत बड़ा डेंट होगा। पहले तो हम ये समझ लें ये मामला क्या है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स से लिमिटेड से जी। जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ से कोल के पिल्फरेज का मामला है। किस तरह से वहाँ के अधिकारियों यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अधिकारियों वहाँ पे सिक्योरिटी और इन सब के साथ मिलकर कोल निकालकर उसे बेचना, ये एक मामला है जिसके तहत पहले से 2000 मेरे ख्याल से 20 से कार्रवाई जो है चल रही है, जिसमें सीबीआई के एक जो है वो केस दर्ज हुआ था। उसमें पैसा किस किस तरह से घूमा है, पैसा कहाँ कहाँ गया है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसमें आईपैक के जो निर्देशक हैं उनका भी कुछ नाम जो है वो सामने आया है। तो उसमें कार्रवाई ईडी की भी साफ चल रही थी उस वक्त, वो कार्रवाई जो है वो दिखाई जा रही है। मेरा बस इतना मानना है कि इन सारे मामलों में या तो कोई चीज़ कंक्लूजन पे चलनी चाहिए, चाहे जैसे कोल स्कैम था या फिर 2G स्कैम था या बाकी सारे स्कैम्स हैं, उसमें कंक्लूजन क्या हुआ ये जनता के सामने कुछ नहीं है, कंक्लूजन कुछ नहीं आता। तो क्या कंक्लूजन हुआ? अगर कंक्लूजन नहीं हुआ तो ये बाकायदा ये माना जाएगा, क्योंकि आईपैक जो है वो टीएमसी के साथ इन्वॉल्व है, वो डीएमके के साथ भी इन्वॉल्व रही है, तो ये माना जाएगा कि ये जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। अगर इसमें आप कंक्लूजन तो कुछ नहीं लेके जाते, लेकिन ये बात सही है कि वो कोल स्कैम में काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हुई थी, वहाँ पे काफ़ी अधिकारियों को अरेस्ट किया गया था, वहाँ पर बाकी सारे जिन लोगों ने कोल खरीदा था उनके खिलाफ कार्रवाई भी। अच्छा, एक और खबर है, बंगाल में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती पर टीएमसी हमलावर है। कोलकाता में सीएपीएफ के प्रमुखों की मीटिंग के बाद सियासत गर्मा गई है। मीटिंग के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा कि बंगाल में मिलिट्री स्टाइल में सत्ता हथियाने की योजना बनाई जा रही है। टीएमसी का दावा है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग भारी सुरक्षा तैनाती के बहाने डर का माहौल बना रही है। सेंट्रल फोर्स बीजेपी उम्मीदवारों की मदद कर रही है। कोलकाता में सीएपीएफ की एक अहम बैठक हुई। ये मीटिंग इसलिए अहम है क्योंकि किसी चुनावी राज्य में ये पहली बार सभी 5 सीएपीएफ बल यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीमा सुरक्षा बल और आईटीबीपी के डीजी एक साथ सुरक्षा समीक्षा में जुटे। अब इस पर तो भाई जो सरकार है उन्हें भी खुश होना चाहिए कि एक स्वस्थ वातावरण में, राजकुमार जी, एक स्वस्थ वातावरण में जहां कोई हिंसा की जगह ना हो, वहां पर इतनी बड़े लेवल पर तैयारी की जा रही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सीएपीएफ की मीटिंग हुई है। लेकिन वो तो अलग नैरेटिव खड़ा कर रही है, वो कह रही है कि बीजेपी के लिए हो रहा है ये सब। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा एक बड़ी चुनौती रही है। चाहे 2021 का चुनाव देख लें, उसके पहले का भी देख लें। 2021 में तो चुनाव के बाद भी बड़े पैमाने पर हिंसा सामने आई थी। तो वहाँ चुनाव शांतिपूर्ण हो, हिंसा से मुक्त हो और भय और आतंक के बिना हो, ये एक बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट भी उस मामले में दखल दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं, चुनाव आयोग के लिए चुनौती है ही है। तो इसीलिए केंद्रीय बलों की तैनाती वहाँ इस बार ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती से असुरक्षा का वातावरण बनेगा या डर का वातावरण बनेगा। आमतौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती, डर का वातावरण किस में? टीएमसी में डर का वातावरण? हाँ, तो फिर वही बात है, मतदाताओं में वो निर्भय होकर वोट कर सकें या वोट के बाद भी उन्हें किसी चीज़ की चिंता ना हो, उसके लिए किया जाता है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इस पर इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को अपने बारे में सोचने की जरूरत है। क्या उन्होंने कोई ऐसा वातावरण तैयार किया है जो सुरक्षा बलों की तैनाती से भंग हो सकता है? तो मतदाताओं की सुरक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है पूरे शासन तंत्र की जिम्मेदारी है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। मैं सर 5 साल पहले की ही एक तस्वीर दर्शकों को याद दिला दूं, मुझे इसलिए ये ध्यान आ गया क्योंकि हमारे सहयोगी पवन नारा वो पश्चिम बंगाल में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे और आपको ध्यान होगा उस वक्त तो कोविड के इस माहौल से बिल्कुल ऐसी परिस्थिति थी। इतनी चुनावी हिंसा वहां पर उन्होंने देखी कि मीडिया तक पर पथराव हो गया। हमारी गाड़ी तोड़ी गई थी, पवन को भी चोट आते आते बची थी, हमारे कैमरा पर्सन को चोट आते आते बची थी। और फिर मतदान के दिन भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। अलग अलग पोलिंग बूथ पर हाथापाई हो गई बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में। कहीं पर वोटिंग की प्रक्रिया बीच में बाधित हो गई। क्यों? क्योंकि वहां इतना तनाव हो गया कि अंदर जो है वो अंदर रह गया और बाहर जो है वो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो अब तो ममता बनर्जी को खुश होना चाहिए, महुआ मोइत्रा को खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है, वो डर रहे हैं। देखिए, इससे एक ही बात लोगों के प्रति मतलब मन में जाती है कि क्या आप सच में जो मशीनरी है, जो आपकी स्टेट मशीनरी है, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं इलेक्शन में, अगर आपको डर लग रहा है
तो ये बिल्कुल साफ है कि पश्चिम बंगाल में, जैसा कि उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनावी हिंसा है वो काफ़ी लंबे समय से, अभी से नहीं, जब वामपंथी सरकारें होती थी तब से, और टीएमसी में भी जो हिंसा है उसको बढ़ावा मिला है, चुनावी हिंसा को। तो ऐसे में ये ममता बनर्जी को खुद सोचना चाहिए कि क्या इसका विरोध करना चाहिए। एक अच्छा कदम इलेक्शन कमीशन की तरफ से है कि वो चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से कराना चाहते हैं। इसमें ममता बनर्जी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्या सच में ममता बनर्जी ये सोचती हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो जो है वो कहीं बीजेपी से मिले? ऐसा होता नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस का काम होगा कि वहां पर वो सुचारू रूप से चुनाव चलाएं। अगर आप डर रहे हैं तो इससे लोगों के मन में शक होगा कि क्या आप कुछ और करना चाहते थे स्टेट मशीनरी के जरिए। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में 2 दिन के बाद आप जब दमदार दफ्त देख रहे होंगे तो उस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी। इससे पहले बंगाल वापस लौटने वालों की तादाद बढ़ गई है और इसका असर बंगाल जाने वाली ट्रेन पर साफ दिखाई दे रहा है। ट्रेन में भारी भीड़ है। नई दिल्ली स्टेशन से इसके बकायदा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जिससे कि बड़ी संख्या में लोग वापस पश्चिम बंगाल लौट सकें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। मुंबई और सूरत में भी बड़ी संख्या में बंगाल जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ी हुई है। बंगाल जाने वाला हर शख्स इस वक्त यही कह रहा है कि वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसका पॉजिटिव पहलू तो ये है कि देखिए मतदाता कितना जागरूक है। वो भले ही नोएडा में काम कर रहा हो, दिल्ली में काम कर रहा हो, मुंबई में काम कर रहा हो, सूरत में काम कर रहा हो, उसके अंदर मन ये है कि गांव में अगर उसका परिवार का कोई सदस्य रह रहा है तो उस तक किसी भी योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, इसलिए वो अपने मन की सरकार बनाना चाहता है। ज्यादातर लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। कई लोग केवल वोट डालने ही नहीं बल्कि चुनावी रोल में गड़बड़ी को ठीक कराने और अपने रजिस्ट्रेशन को सत्यापित कराने के लिए भी जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव पर सबकी नजर है। अब कुछ ही दिन बचे हैं और दिल्ली समेत जो बड़े शहर हैं यहाँ से भी अब लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। तो अभी वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, वोट डालने जा रहे हैं। क्या कोई डर भी है क्या कि अगर वोट नहीं डालेंगे तो कहीं नाम वगैरह में दिक्कत आगे हो जाए? क्या बातचीत हो रही है आप अपने जो लोगों से? बात वो सब नहीं होता है कि वोट डालने के लिए जा रहे हैं चुनाव में? हाँ जी। कोई अचानक से बना आपका प्लान या पहले से था कि अभी वोट डालने जाना ही है? पहले से मतलब डालने की जा रहा है। अभी टाइम हो गया, चला जा रहा। चुनाव के लिए जा रहे खास या क्या चीज़ है? नहीं, शुद्ध वोट डालने के जा रहे हैं। वोट डाल के मैं आ जाऊंगा 4-5 तारीख को। बंगाल का बंदा तो सारे जा रहे हैं, जितना बंगाल का है सारे जा रहा है। जो बाहर रहते हैं? बाहर जो रहता है बंगाल का बंदा सब लोग ही जा रहा है। वोट देना भी जरूरी है ना, गाँव में तो रहना है ना, इसलिए तो जब जानी है। नाम आ गया आपका लिस्ट में? आ गया। अच्छा, तस्वीरें मुंबई से भी कुछ ऐसी ही है। मुंबई में भी लोग बड़ी संख्या में बंगाल के लिए रवाना हो रहे हैं और स्टेशन पर इसकी भीड़ भी दिखाई दे रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पश्चिम बंगाल जाने के लिए रात 10 बजे शालीमार एक्सप्रेस निकलती है। इस ट्रेन के जनरल डिब्बे में सवार होने के लिए लोग दोपहर से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। लोग पश्चिम बंगाल में अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कुछ यात्रियों का कहना था कि अगर वो वोट देने नहीं गए तो उनके आने वाली पीढ़ियों का नाम सरकारी दस्तावेजों से मिट जाएगा, इसलिए वो अपने घर जा रहे हैं। बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश में जो भी बंगाल से बाहर गए हुए लोग, काम करने के लिए गए हुए हैं, वो भी बड़ी संख्या में बंगाल जा रहे हैं और सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, उपयोग करना है, अपना वोट देना चाहते हैं। वोट देने जा रहे हैं। खास करके वोट देने ही जा रहे हैं। मतलब अब मान लीजिए अगर पिछले साल की बात करें तो इस वक्त गए नहीं थे आप, बंगाल नहीं गए थे ना? वोट हुआ था, हम तो आया तो 2 महीने हो रहे, वोट देने जा रहे हैं। हाँ। कोई डर भी है क्या कि नहीं जाएंगे, वोट नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से? नहीं जाने होगा। मेरा भाई तो खुद पंचायत मेंबर है, इसीलिए हम नहीं गया तो और दूसरा कोई बात उठेगा। नहीं, मैं लोग सरकार का वो हिसाब से जाएगा ना। वोट देना जरूरी है ना। वोट देना जरूरी है। सेंस हो गया तो राज्य का हाल बहुत उस पर चेंज करने के मूड में। हाँ। गुजरात की भी एक तस्वीर आपको दिखा दूं। गुजरात में भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो वापस अपने अपने गांव बंगाल लौट रहे हैं।
सूरत के उधना स्टेशन पर रविवार को यात्रियों की बड़ी भीड़ दिखाई दी। इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को तो हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। रेलवे के मुताबिक कुछ यात्री बैरिकेड पर चढ़कर स्टेशन में एंट्री ले रहे थे, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति का एक खतरा था। लाइन तो देखिए जरा, माय गुडनेस, कितनी लंबी लाइन है। ये उधना रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। और फिर लोगों के सिर पर रखी हुई ये गठरियां, ट्रेन में बढ़ती हुई भीड़, एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने के बाद ये स्थिति है। वहां से भी एक रिपोर्ट देख लें हमारे संवाददाता की। अब ये जो तस्वीरें हैं, अब आप कतार देखिए राजकुमार जी, इतनी लंबी कतार थी। अब दो बातें हैं। पहली बात वो जो मैंने कही कि वो उन लोगों को लग रहा है कि भाई अगर हमें सरकारी फायदा चाहिए तो फिर हमें वोट भी तो देना पड़ेगा, वरना हमारा नाम कट जाएगा। एक ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि अपने आप को सत्यापित भी वो करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। और इस बार खतरा ये भी है कि आपकी कहीं ना कहीं नागरिकता पर भी सवाल उठ रहा है कि आप हैं भी बंगाली या नहीं। जी, आपको वहां जाकर के साबित करना है कि आप हैं, देश के ही नागरिक हैं और वैध मतदाता हैं। उसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट देने हैं, खुद पेश होना है, वो करना है। दूसरा, जो वोट डालने वाला कंपल्सन है, एक और भी है कि जो सरकार की योजनाओं में आपको नकदी मिलती है या दूसरी तरह की सहायता मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं अंडर स्क्रूटनी आ जाती है अगर आप वोट नहीं डाल पाते हैं। तो एक वो दबाव भी है। अब इसके दोनों पहलू हो सकते हैं। आप जन कल्याण की भावना से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इस तरह की फ्रीबीज के जरिए आप एक तरह की रिश्वत दे रहे हैं मतदाताओं को वोट के लिए। लेकिन एक बड़ा गंभीर संकट जो मैं देख रहा हूँ, आपने दिल्ली का दिखाया, मुंबई का दिखाया, सूरत का दिखाया। आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल हमने क्या से क्या बना दिया। आज़ादी से पहले बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा हब होता था देश में, और आज हालत ये है कि सबसे ज्यादा राज्यों में अगर कहीं पलायन हो रहा है तो बंगाल से हो रहा है। बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है। तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है। चुनावी राजनीति अपनी जगह आएगी जाएगी 5 साल बाद, लेकिन हमने पश्चिम बंगाल कैसा बनाया और उनको कैसा बनाने की जरूरत है। सर, एक बहुत छोटा सा कमेंट। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से माइग्रेशन पश्चिम बंगाल से है वो चिंता की बात है। वहाँ पे जूट मिल्स जिस तरह से बंद हुई, बाकी इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं वो कम हुई हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है नहीं, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, वेरियस जगह चीज़ों का, ज्वेलरी से लेके बाकी सब चीज़ों का बहुत सारा है। लेकिन मेजर फैक्ट्रीज जो जूट फैक्ट्रीज होती थी, ये बाकी सब चीज़ें, ये कम, इसमें काफ़ी कमी आई है। तो माइग्रेंट लेबर बहुत ज़्यादा है, और वो माइग्रेंट लेबर सारा अब वापस जा रहा है। वो 1.5 महीने के लिए वापस जा रहा है। ये ना केवल पश्चिम बंगाल को इफेक्ट कर रहा है, ये सारा जो माइग्रेशन का मामला है, बल्कि ये बाकी शहरों को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि ये वर्कर्स जो हैं बाकी जगह काम करते हैं, उनका सारा मतलब इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं, पूरा सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, ये बात सही है जो कि बात कही गई कि नहीं, तो जो बात का विपक्ष अक्सर बीजेपी से और नीतीश कुमार से बिहार में पूछा करता था, वही बात यही विपक्ष ममता बनर्जी से भी पूछ ले कि भाई आपके राज्य में इतना पलायन क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या कहां से आ रही है और क्यों आ रही है, पलायन करने पर ये क्यों मजबूर हो गए। एक पहलू ये भी इस तस्वीर का है जो मैंने आपके सामने रखा। तो अब बात होगी ईरान जंग की। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हालात बातचीत की जगह जंग में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दूसरे राउंड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हॉर्मुज को लेकर किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। बड़ी खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज के पास सीज फायर का बड़ा उल्लंघन हुआ है। अमेरिका ने ईरान की कमर्शियल शिप पर मिसाइल से हमला किया। अमेरिका का दावा है कि ईरानी जहाज उसकी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वार्निंग के बाद भी ईरानी शिप नहीं पलटा, जिसके बाद अमेरिकी वॉरशिप से जहाज पर फायरिंग की गई और फिर उसे कब्जे में ले लिया गया। उधर ईरान ने भी अमेरिका पर पलटवार किया है। ईरान का दावा है कि उसने ड्रोन से अमेरिकी वॉरशिप पर अटैक किया। ड्रोन अटैक के बाद अमेरिकी वॉरशिप पीछे हटने को मजबूर हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी जहाज टॉस्का का एक वीडियो भी जारी किया। ईरानी शिप पर अमेरिका के मरीन्स ने कैसे कब्जा किया। जिस वक्त मरीन्स ईरानी जहाज पर अटैक हेलीकॉप्टर से उतरे, उस वक्त का ये वीडियो है। ईरानी कमर्शियल शिप और यूएस मरीन्स के बीच करीब 6 घंटे तक समंदर में ही स्टैंड ऑफ हुआ और आखिर में
अमेरिकी फौज ने शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया। यह वीडियो आपको दिखाते हैं। अच्छा, ईरानी कार्गो शिप मलेशिया से ईरान लौट रहा था। ओमान की खाड़ी के पास अमेरिकी नेवी ने इस शिप को रुकने के लिए कहा, लेकिन ईरानी शिप ने अमेरिकी नेवी की बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिकी जंगी बेड़े ने ईरानी शिप के इंजन रूम में मिसाइल दाग दी। इससे ईरानी शिप रुक गई। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान से जुड़े हुए किसी भी जहाज को ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने देंगे और ना ही वो हॉर्मुज से निकलने देंगे। इलाका भले ही ईरान का हो, लेकिन मोर्चेबंदी, घेराबंदी अमेरिका की है। Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. तो वो वेकेट दी इंजन रूम इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कोई भी अगर व्यक्ति वहां इंजन रूम में मौजूद है उसे खाली कर दे, क्योंकि फिर हमला हुआ। उसकी तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। ईरान शिप पर कब्जे के बाद ट्रंप ने एक बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरानी जहाज ओमान की खाड़ी में हमारी नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी शिप के क्रू ने हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया। हमारी नेवी ने मिसाइल मारकर ईरानी शिप के इंजन रूम में छेद कर दिया और मरीन्स ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। ट्रंप के मुताबिक ईरानी जहाज टॉस्का अमेरिकी ट्रेजरी के प्रतिबंधों के तहत था। ट्रंप ने एक बार फिर धमकी वाले मोड में अपने तेवर दिखाए। ट्रंप ने ईरान को अब नई धमकी दी, कहा कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो उन पर और बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप ने साथ में यह भी कहा कि वो ईरान के सभी पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने ऐलान किया कि आज अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच जाएगा। कल ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत होगी। अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानेगा तो फिर उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके ईरान ने अच्छा नहीं किया। ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों पर फायरिंग करके सीज फायर को तोड़ने का कदम उठाया है। अब ट्रंप धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं, लेकिन ईरान पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। ईरान ने ट्रंप की धमकियों पर पलटवार किया। ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे राउंड की बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि नाकाबंदी के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत दोबारा अगर शुरू करनी है तो अमेरिका समंदर से नाकाबंदी हटाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की टॉप लीडरशिप अमेरिका की डिमांड को बहुत ज्यादा बता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ट्रंप बार बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं और खुद को ही खुद से कॉन्ट्रोडिक्ट भी कर रहे हैं। ईरानी लीडरशिप समंदर में नाकाबंदी को सीज फायर के खिलाफ बता रहा है और कह रहा है कि ऐसे हालात में अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो सकती। हालांकि पाकिस्तान की पूरी कोशिश यह है कि इस्लामाबाद में किसी भी तरह अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हो जाए। पाकिस्तान में सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं, होटल बुक हो गए हैं, लेकिन मुनीर और शहबाज ईरान को राजी नहीं कर पा रहे हैं। الان 2 روز 3 روزه آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ یعنی همه بیان برن. अभी पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने एक नाकाबंदी लगा दी है। नाकाबंदी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बाकी सभी लोग आ जा सकते हैं, लेकिन ईरान नहीं जा सकता। ये कितना समझ से परे फैसला है। जाहिर है, मैंने कहा कि अगर वो नाकाबंदी नहीं हटाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को सीमित कर दिया जाएगा। حتما تردد در تنگه خلاصه محدود خواهد شد. अब देखिए, सेंटकॉम की तरफ से जो मैसेज दिया गया था, जो ब्यौरा था, वो अरब सागर में काम करे यूएस सेना ने 19 अप्रैल को एक ईरानी झंडे वाले कार्गो शिप के खिलाफ केवल नेवल जो नाकाबंदी लागू की है। ईरानी पोर्ट की तरफ जाने की चूंकि ये कोशिश कर रहा था, इसलिए उसको रोक दिया गया है।
तो ये वीडियो जो है वो हम पहले आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन ये जो यूएस का स्टैंड है, राहुल जी सबसे पहले इसी पर बात करें। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज़ खुले, उनकी शर्त पर खुले, ये तो वो पहले भी कहते आए हैं, लेकिन ये जो हरकत हुई है उसके बाद अब युद्ध विराम कहाँ रह गया है, कौन सा सीज फायर है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम जो है नेगोशिएशन जो है बमों के आधार पे करते हैं, हम पहले मारते हैं फिर नेगोशिएशन करते हैं। और दूसरा, जहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सवाल है, वो दोनों ईरान भी और यूएस भी दोनों ही इसका वायलेशन कर रहे हैं और दुनिया इसको देख रही है। अगर और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, वरना आपने पहले कहा कि हम ईरान की पोर्ट पर आने वाले किसी भी जहाज़ को नहीं जाने देंगे, यही बात हुई थी शुरू में। तो आपने चाइना के जहाज़ रोक लिए क्या? चाइना अपने जहाज़ों को लेके जा रहा था तो आप रोक लेते हैं, यूएस में इतना दम था तो ये जो बातें हैं ना, ये दुनिया भी देख रही है। वो तो यही है ना कि आप ईरानी जहाज को ही आप आने और जाने नहीं देंगे, ये जो ट्रंप का ओरिजिनल स्टेटमेंट था वो ये था, कोई भी जहाज जो कि ईरानी पोर्ट से आएगा, ईरानी पोर्ट से आएगा कोई भी किसी भी देश का, तो हम उसको नहीं जाने देंगे, यही था। चाइना ने उसके बाद धमकी दी कि आप करके दिखाइए, तो फिर क्योंकि हमारा जो है बायलैटरल एग्रीमेंट है, तो आप कुछ नहीं कर पाए। तो जो दुनिया देख रही है इस वक्त वो यही देख रही है कि एक तरफ तो ईरान की जो प्रॉब्लम है, ईरान जिस तरह से दुनिया में आतंकवाद फैलाता है वो भी देख रही है, और दूसरी तरह यूएस की हेजमनी भी देख रही है। ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट सर खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है? खुला हुआ है तो कौन सी कंट्रीज के लिए ओपन है, और अगर नहीं खुला है तो कौन सी कंट्रीज के लिए नहीं ओपन है? देखिए, अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर सारा विवाद है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कब हुआ और क्यों हुआ? जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया ईरान पर, उससे पहले तो कोई संकट नहीं था जी। अच्छा, जब बातचीत हो रही थी इस्लामाबाद में पहले राउंड की, तब आपने देखा कि ईरान ने अपना रुख काफ़ी नरम किया है, लेकिन उस बातचीत के बीच ही अमेरिकन शिप वहाँ पहुँचते, वॉरशिप पहुँचते हैं वहाँ माइंस हटाने के नाम पर, तब टकराव दोबारा शुरू होता है। और उस टकराव के चलते अमेरिका क्या करता है, हॉर्मुज़ को खुलवाने की बात करते करते वहाँ अपनी नाकेबंदी शुरू कर देता है। तो ट्रंप हॉर्मुज़ खुलवाना चाहते हैं या सारी चीज़ों को अपने अंडर लेना चाहते हैं, अपना राज वहाँ स्थापित करना चाहते हैं, कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं, इसको लेके कन्फ्यूजन है। हॉर्मुज़ जैसा कि अभी बात हो रही थी, और भारत तो बार बार ये कहता रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो तब होगी जब उसको बाधित करने वाले दोनों देश, अमेरिका भी और ईरान भी, इस बात को समझेंगे। बात कब समझेंगे? जब आप बातचीत की टेबल पाएंगे। पहले राउंड में बातचीत हुई, ऐसा लग रहा था कि बड़े सकारात्मक माहौल में हो रही है, लेकिन जिस तरह से टूटी उससे संदेश ये गया कि अमेरिका जरूरत से ज़्यादा दबाव डाल रहा है और गन पॉइंट पर समझौता कराना चाहता है, वो संभव नहीं है। अभी भी ट्रंप की कोशिश यही है जी, या तो बात करो, हमारी शर्तें मानो, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ऐसे कोई समझौता ये अभी फिर बंद सारा चीजें हो गई। अब ईरान ने जो तो है वापस बात होने वाली है, मंडे को बात होनी है, मतलब आज बात होनी है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया हम नहीं जाएंगे। ईरान ने तो कह दिया ना हम नहीं जाएंगे। और इस बीच में ईरान ने जो फ्रांस के शिप्स हैं उन पे हमला किया है, ये माना जा रहा है यूके के शिप पे भी हमला किया है। तो ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो फिर बंद हो गया। तो जो चीज़, और आप अगर 10 सूत्री प्रोग्राम जो 10 मांगे जो ईरान ने प्रस्तुत की हैं, उसमें अगर अमेरिका बार बार नई चीज़ें ऐड करेगा कि भाई आप हथियार भी नहीं बनाएं, आप अपना यूरेनियम जो है हमें दे दें, तो वो नई बातचीत कहीं पहुंचेगी नहीं। ईरान क्या कर रहा है, वो अपनी पावर दिखा रहा है, और ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का एक नया वीडियो जारी किया है। अमेरिका की धमकी के जवाब में उन्होंने ये वीडियो जारी किया। मिसाइल और ड्रोन का तेजी से वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है। अमेरिका के हमले का मिसाइल साइट पर कोई असर नहीं पड़ा। ईरान ने इस तस्वीर के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की है, तो वो वीडियो भी हम आपके सामने रख देते हैं। और मिसाइल सिटी तो वाकई में बहुत बड़ी है, और जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ, इजराइल की ताकत के खिलाफ ईरान डटकर खड़ा रहा है, ये उसकी मिसाइलों का ही कमाल रहा है। जंग के बीच मिडिल ईस्ट में भी हलचल तेज है। साइप्रस के बेस पर अमेरिकी विमान उतरे हैं। 4 अमेरिकी C-17 एयरक्राफ्ट साइप्रस में उतरे हैं। ये ऐसी तस्वीरें और इंफॉर्मेशन भी ये देखिए आपके सामने है। इजराइल ने इधर ईरान पर हमले की तैयारी एक बार फिर शुरू की है। सीरिया और इराक में इजरायली फाइटर जेट दिखाई दिए हैं। ईरान कभी भी ईरान पर इजराइल हमला कर सकता है। अब आप सोचिए, एक जंग ऐसी थी जो लग रहा था कि अब किसी सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है,
लेकिन अब ये तस्वीरें बता रही है कि कुछ और बड़ा घटित होने जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शांति नहीं आई है। वहां पर एक बार फिर से ये जो बाड़ेबंदी की जा रही है, अब मोर्चा किसका कितना मजबूत है इसको लेकर लड़ाई हो रही है। इस बीच इजराइल के फाइटर जेट दिखाई देना और फिर कुछ नए C-17 विमानों का भी साइप्रस में उतरना, ये सब फिर एक नई तैयारी राहुल जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आप एक तरफ नेगोशिएशन टेबल पर जाकर बात करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप अपनी हेकड़ी भी दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें जो एक फैक्टर है वो है इजराइल। इजराइल जो है वो जंग रोकना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि वो परमानेंटली ईरान का जो खतरा है उसे किसी तरह से खत्म कर दे। ईरान जो इजराइल है उसने अभी एक नया मैप जारी किया है और उसमें ये दिखाया कि हमारी जो सीमाएं हैं वो लेबनान में कहाँ तक बढ़ चुकी हैं, हमारी सेनाएं कहाँ तक हैं। ये नया मैप जारी किया। यूएस ने बड़ी मुश्किल से लेबनान और इजराइल में सीज फायर किया था, अब वो भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इजराइल की तरफ से भी जो है आगे बढ़ाई जा रही हैं। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान का वॉर रुके, और कुछ और जैसे सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है कि वो वॉर रुके। वो परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं इसलिए क्योंकि अगर आज सोल्यूशन नहीं मिला तो कल को फिर से एक वापस से जंग शुरू होगी, फिर वही डैमेज होगा, फिर उसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये बार बार की इस जंग से बाहर निकलना चाहता है इजराइल भी, सऊदी अरेबिया भी, लेकिन उनकी इस चाहत में बाकी देशों को भी तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ईरान को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। ईरान में ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। नेतन्याहू किसी भी पल एक नए डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका और वेस्ट की सभ्यता का दुश्मन है ईरान, क्या कहा नेतन्याहू ने, उनका बयान आपके सामने रख देते हैं। We are at a time of great challenge and great consequence. We have been engaged with the United States in a battle against the great tyranny of Iran, which terrorizes the world, which seeks our destruction and seeks to bring down the United States, seeks to bring down Western civilization as we know it. We have achieved enormous things. It's not over yet, and any moment could bring us new developments. ये जो सभ्यता वाली बात आती है, मेरा तो पहला कहना यही है राजकुमार जी, सभ्यता ईरानियों की भी है, सभ्यता यहूदियों की भी है, सभ्यता चीन की भी है, सभ्यता भारत की भी है, पर मेरा थोड़ा संशय है कि क्या वाकई में अमेरिकियों की कोई सभ्यता है। लेकिन विषय मेरा ये नहीं है चर्चा का विषय तो ये है कि जो नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है इजराइल का? देखिए, एक तो हमें कई बार लगता है कि इजराइल और अमेरिका के बीच कोई मतभेद है, ऐसा है नहीं। अभी हमने बेंजामिन नेतन्याहू को सुना और कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की तारीफ की है, शानदार, भरोसेमंद दोस्त, विजयी होने वाला हमेशा, तो कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं और दोनों का जो एजेंडा है वो साम्राज्यवादी है। ठीक, अपने पड़ोसियों को दबाने का, दूसरे देशों को धमकाने का, वही है। आप अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ये कहेंगे मेरी सुरक्षा तब सुनिश्चित होगी जब मैं अपने पड़ोसी को खत्म कर दूंगा या कमजोर कर दूंगा, तो बहुत तार्किक बात होती नहीं है। आपको साथ साथ रहना है इस मामले में। फिर मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने प्रधानमंत्री रहे उनकी बात याद आती है। आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी के साथ सौहार्दपूर्वक, सम्मानपूर्वक रहने के रास्ते निकाले जाने चाहिए। वो विवेकपूर्ण बातचीत से निकलते हैं, जंग के जुनून से कभी नहीं निकलते। दुनिया का इतिहास भी हमें यही बताता है। बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बातचीत हो तब ना। मैं जरा पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर भी अपने दर्शकों के सामने रख दूं, क्योंकि बातचीत के लिए जो शर्तें तय की गई थी उन शर्तों में ना ईरान सहमत है ना अमेरिका सहमत है। हॉर्मुज को लेकर लगातार तनातनी भी जारी है। इसी बीच बाब अल मंडेब बंद होने का खतरा भी बढ़ गया है। बड़ी खबर यह है कि यमन के हूती विद्रोही बाब अल मंडेब बंद करने की तैयारी में है। यमन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अल यसीसी ने धमकी दी है कि अगर हमने बाब अल मंडेब बंद किया तो इंसान क्या, जिन्न भी उसे खुलवा नहीं सकता। एक पर्सपेक्टिव इस जंग का ये भी है। जरा पाकिस्तान वाली खबरें भी लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से मीडिएशन हो रहा है, राउंड टॉक 2 की तैयारी हो रही है, उस पर भी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। ईरानी डेलीगेशन तो पहले ही ये कह चुका है कि हम नहीं आने जा रहे। राहुल जी, आपने ये अपडेट तो दे ही दी। ईरानी डेलीगेशन पहले ही कह चुका है।
और अब अमेरिकी डेलीगेशन आकर भी करेगा क्या। मेरा सवाल ये है कि क्या इस मीडिएशन को लेकर भी आसिम मुनीर क्या कोई गेम खेल रहे हैं, क्या कोई डबल माइंडेडनेस चल रही है? देखिए, वो तो अपनी सार्थकता जो है वो सिद्ध करना चाहते हैं कि हम जो हैं लीडर्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, वो ये साबित करना चाहते हैं इससे, और वो ये चाहते हैं कि हमारे संबंध मुस्लिम समाज या देशों में बहुत अच्छे हैं और हम ही ऐसे हैं जो कि एक टेबल पर बातचीत के लिए ला सकते हैं। और ये कोशिश उन्होंने की है। अमेरिका ने उनकी तारीफ़ की है, डोनाल्ड ट्रंप ने खूब तारीफ़ की आसिम मुनीर की कि भाई उन्होंने इस तरह से जो है बातचीत शुरू की। लेकिन जो 10 पॉइंट्स जो हैं ईरान ने सामने रखे और जो 15 पॉइंट जो हैं अमेरिका ने सामने रखे, सर वो चला ही रहे। एक बार मैं पढ़ देती हूँ। डील को लेकर जो विषय है, एक तो अमेरिका और ईरान के बीच में गैर आक्रामकता का समझौता हो, ईरान 15 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, ये भी उन्हें तय करना होगा। 60% से 20% वाले यूरेनियम के संवर्धन की क्षमता, इसे ईरान को कम करना होगा, तब कहीं जाकर कोई बात बनेगी। अच्छा, ईरान के परमाणु ठिकानों की पूरी तरीके से निगरानी IAEA करेगा, यह भी अमेरिका कह रहा है। यानी हर तरीके से आप ईरान को पहले चोक करते हैं, उसके बाद फिर कहें कि हम एक डील करना चाहते हैं। राहुल जी, बात अमेरिका की ये है। देखिए, अमेरिका तो ये कह रहा है ना कि आप यूरेनियम जो है हमें दे दें, एनरिच्ड यूरेनियम, और दूसरा आपकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं उसको आप लिमिट करें। ये उनकी मेजर, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ये मेजर मांगे हैं। ईरान का ये कहना है कि आपको जो सारी जगह जो लेबनान है, जो यमन है, जो इराक है, इस सब जगह जो है आपको हमले या ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। और उसका ये कहना है कि हमें कंपनसेट करो, जो आपने हमारे यहाँ नुकसान पहुँचाया उसे कंपनसेट करो, हमारे जो आपने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं, जो हमारी फ्रीज कर सकते हैं एसेट्स, वो आप छोड़ें और हमें हमारे पे प्रतिबंध जो है सब बंद करें और रिकंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट करें। वो पेमेंट कैसे होगा? हॉर्मुज़ से जो जहाज़ जाएंगे उससे वो पेमेंट ले। तो ये सारी बात मांगे उनकी हैं, उनका ये कहना है। और अमेरिका चाहता है कि आप जो है अपनी प्रॉक्सीज को ख़त्म करें, उसमें आप सपोर्ट ना करें उन्हें, आप यूरेनियम ख़त्म करें, आप जो है हमें जो आप मिसाइल टोल वसूली ना करें, आप मिसाइल्स जो हैं जिससे ईरान बचा इस बार, वो सारी चीज़ें ख़त्म करें। तो ये तो एक स्टेलमेट है। मैं एक छोटा कमेंट राजकुमार जी आपसे भी, कि एक तरफ यमन कह रहा है कि बाब अल मंडेब हम बंद कर देंगे, अगर हमने ये कर दिया तो इंसान तो क्या जिन भी वहाँ से नहीं गुजर पाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पहले से ही आवाजाही बाधित हुई भी है। एक रास्ता जो डिस्कशन की टेबल पर निकलने वाला था वो भी निकलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। इसमें कैसे होगा व्यापार, कैसे ग्लोबल स्टेबिलिटी आएगी? देखिए, हॉर्मुज़ बंद होने के बाद लगभग 20-22% जो कच्चे तेल का वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन था वो बंद हो गया। अगर बाब अल मंदेब बंद हो जाता है तो लगभग 14% जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होता है क्रूड ऑयल का, वो बंद हो जाएगा। कुल मिलाकर संकट बहुत गंभीर होने वाला है। और जब से ये ईरानी शिप पर अटैक किया है अमेरिका ने, तब से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग 4% बढ़ गई हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं उसका संकेत है। लेकिन एक पूरा सर्कल अगर आप समझें कि पिछले हफ्ते बात आती है, दोबारा बातचीत होगी जी, सेकंड राउंड की, और आज खबर आती है कि अमेरिकन शिप ने उस पर अटैक किया है। आज मंडे है, मार्केट खुलने हैं। पिछली बार खबर आई थी थर्सडे फ्राइडे को जी। तो कहीं ना कहीं एक मार्केट का मैनिपुलेशन भी, क्योंकि ट्रंप की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है और उनके बिजनेस इंटरेस्ट वेल नोन है, सब जानते हैं। तो ये इतना चीजें व्हील विद इन व्हील्स वाली स्थिति है कि ट्रंप की नीयत पसंद है। जो अभी इस बातचीत का निष्कर्ष मैं समझ पा रही हूं वो ये है कि ये शांति और स्थिरता तब तक नहीं आएगी जब तक कि ईरान और अमेरिका सहमत नहीं होता किसी एक बिंदु को लेकर। लेकिन आज सोमवार का दिन है, कोई मीटिंग हो पाएगी, कोई टेबल पर बात हो पाएगी, कोई समाधान निकल पाएगा, इसे लेकर अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है।